नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमारे दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। अनीस जंग की लिखी हुई लॉस्ट स्प्रिंग। ये कहानी उन बच्चों की सच्चाई है जिनका बचपन, जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम होता है, वो गरीबी और मजदूरी के बोझ तले कहीं खो जाता है। इसका जो सबटाइटल है वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब चोरी हो गए बचपन की कहानियां। जरा सोचिए इस बात को। ये उन मासूमों की दास्तान है जिनसे उनकी हंसी, उनके खेल और जिंदगी का बसंत सब छीन लिया गया है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसी चोरी हुए बचपन के आइडिया को और गहराई से समझेंगे। फिर हम दो किरदारों की दुनिया में चलेंगे, साहिब और मुकेश। हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सा गरीबी का दुष्चक्र है जो इन्हें जकड़े हुए हैं। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवालों पर गौर करेंगे जो ये कहानी हम सबके सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमें दो बिल्कुल अलग लेकिन फिर भी एक जैसी मजबूरियों से भरी दुनियाओं में ले जाता है। एक तरफ है दिल्ली के बाहर सीमापुरी के कूड़े के ढेर और दूसरी तरफ है फिरोजाबाद की आग उगलती कांच की भट्टियां। लेखिका अनीस जंग यहाँ बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उन बच्चों की हालत पर रोशनी डालती हैं जिन्हें स्कूल और खिलौनों की जगह कचरे के ढेर और गर्म भट्टियों में अपना भविष्य तलाशना पड़ता है। ये वो हालात हैं जो उन्हें वक्त से बहुत पहले बड़ा बना देते हैं और उनका बचपन उनसे चुरा लेते हैं। तो हमारी पहली कहानी का जो हीरो है उसका नाम है साहिब और उसकी दुनिया है सीमापुरी, दिल्ली के ठीक बगल में बसी एक झुग्गी बस्ती जहां हर सुबह उम्मीदें कूड़े के ढेर में ही खोजी जाती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं दर्दनाक बात है साहिब के नाम में छिपी हुई आयरनी। सोचकर देखिए, नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है पूरी कायनात का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी। और उसकी हकीकत क्या है? वो एक कूड़ा बीनने वाला है। नाम और काम के बीच की यही जो खाई है ना, यही उसकी पूरी कहानी का सार है। तो सीमापुरी में जिंदगी है कैसी? देखिए, ये दिल्ली की सीमा पर तो है, पर दिल्ली की चकाचौंध और तरक्की से कोसों दूर है। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते हैं जो कई साल पहले बांग्लादेश से आए थे। मिट्टी के घर हैं, टिन की छतें हैं, ना सीवर ना पानी की कोई लाइन। इनके लिए पहचान पत्र से ज्यादा जरूरी राशन कार्ड है, क्योंकि पहचान से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। यहाँ पर कूड़े का मतलब भी हर किसी के लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटी एक चीज जैसा है, एक तरह का जादुई खजाना जिसमें कभी 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है तो कभी 10 का नोट। लेकिन वहीं बड़ों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है और कुछ नहीं, बस उनकी रोजी रोटी का सवाल। कहानी में फिर एक मोड़ आता है जब साहिब को एक चाय की दुकान पर काम मिल जाता है। 800 रुपए महीना और तीनों वक्त का खाना। सुनने में तो ये एक अच्छा बदलाव लगता है ना? लेकिन इस नौकरी के बदले में उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो है उसकी आजादी। ये लाइन सब कुछ बयां कर देती है। लेखिका कहती है स्टील का कनस्तर उसे प्लास्टिक के थैले से ज्यादा भारी लगता है। क्यों? क्योंकि वो थैला उसका अपना था। ये कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। इन शब्दों के साथ साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। चलिए अब सीमापुरी से निकलकर एक दूसरी दुनिया, एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं फिरोजाबाद, जिसे भारत की सुहाग नगरी भी कहते हैं, चूड़ियों का शहर। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से, जिसकी आंखों में धूल और धुएं के बीच भी एक सपना पलता है। फिरोजाबाद में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चूड़ियां बनाने के काम में ही फंसे हुए हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उनकी नियति है, उनकी विरासत है, जिसे वो तोड़ नहीं सकते। कम से कम ऐसा उनका मानना है। और ये काम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सोचिए, बिना हवा रोशनी वाली अंधेरी कोठरियां, शीशे की भट्टियों से निकलती जानलेवा गर्मी और कांच की पॉलिश से उड़ती हुई धूल, ये सब मिलकर 20,000 से ज्यादा बच्चों की आंखों की रोशनी उनकी जवानी से पहले ही छीन लेती हैं। जहां एक तरफ मुकेश का पूरा परिवार और समाज ये मानकर बैठा है कि चूड़ियां बनाना ही उनका कर्म है, उनकी किस्मत है, वहीं दूसरी तरफ मुकेश एक बिल्कुल अलग सपना देखता है। वो कहता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वो इस परंपरा की धूल को झाड़कर गाड़ी चलाना सीखना चाहता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर फिरोजाबाद के ये लोग इस गरीबी और शोषण के जाल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? चलिए अब उन ताकतों को समझते हैं जो उन्हें इस दुष्चक्र, इस विशिष्ट साइकिल में फंसाए रखती है। लेखिका पूछती हैं कि ये चूड़ी बनाने वाले सब मिलकर अपनी एक सहकारी समिति, मतलब एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? ये सवाल तो बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब बहुत टेढ़ा है।
और वो जवाब उन ताकतों में छिपा है जो उन्हें कभी एक होने ही नहीं देती। ये ताकतें एक चक्रव्यूह की तरह हैं। इसमें साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले यानी अफसर हैं और नेता हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं कि अगर कोई मजदूर अपना हक मांगने या संगठित होने की कोशिश भी करें तो उसे गैर कानूनी बताकर पीटा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुछ जरूरी पॉइंट्स का विश्लेषण करते हैं। ये आपको इन दोनों कहानियों के बीच के कनेक्शन को और अंतर को समझने में मदद करेगा, खासकर एग्जाम के नजरिए से। जरा इस टेबल को देखिए। साहिब की दुनिया सर्वाइवल यानी बस जिंदा रहने के संघर्ष की है, जबकि मुकेश की दुनिया ट्रेडिशन यानी परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी है। साहिब का सपना धीरे धीरे खो जाता है और आखिर में वो हालात के आगे झुककर अपनी आज़ादी खो देता है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश का सपना बिल्कुल साफ है और वो बगावत करता है, सपने देखने की हिम्मत करता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही कमाल का मेटाफर यानी रूपक इस्तेमाल हुआ है। सीमापुरी दिल्ली की सरहद पर है, फिर भी रूपक के तौर पर उससे मीलों दूर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्योग्राफिकली पास होते हुए भी विकास, अवसरों और सुविधाओं के मामले में सीमापुरी दिल्ली की उस चमक दमक वाली दुनिया से बहुत बहुत दूर है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इन कहानियों को जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। लॉस्ट स्प्रिंग सिर्फ कुछ बच्चों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान है जो बच्चों को शोषण की जिंदगी जीने पर मजबूर करता है और उनसे उनके सपने और उनका बचपन दोनों छीन लेता है। ये इन बच्चों की नहीं बल्कि हमारे समाज और हमारी पूरी व्यवस्था की विफलता है। तो एक आखिरी सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक खोए हुए बसंत की, एक चोरी हुए बचपन की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप की है, या सरकार की, या फिर समाज के तौर पर हम सब की? इस पर सोचिएगा जरूर।